बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले तो इसमें हमें पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, दो जीनों की वंशागति, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक विकार के बारे में हम सभी लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो मेंडल्स लॉ है, मेंडल्स लॉ पढ़ने से पहले हमें अति आवश्यक है कुछ टर्म्स और उसके साथ साथ संकेताक्षरों को जानने का। ठीक है, संकेताक्षर जब हम जान लेंगे यानी उसके सिंबल्स या टर्मिनोलॉजी जान लेंगे, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले, टर्मिनोलॉजी बनाने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं जो इस बुक में लिखा हुआ है एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे। उसको बताने के बाद फिर सिंबल्स बताएंगे यानी टर्मिनोलॉजी बताएंगे, फिर मेंडल्स लॉ बताएंगे। तो देखते हैं, लिखा हुआ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल। मतलब आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है, किसी अन्य एनिमल को क्यों नहीं? मैंगो के सीड से, अब आगे देखते हैं, और वाई ए मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। मैंगो के सीड से केवल मैंगो प्लांट ही उगता है, कोई अन्य क्यों नहीं? फिर उसके बाद गिव दैट दे डू आर ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो संतानें होती है अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, पर क्या ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल समान होती हैं या उनके गुणों में कुछ अंतर दिखते हैं? और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर लिखा हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स एवर इवन सो डिफरेंट। यानी जो संतानें होती हैं पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, पर क्या अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से बिल्कुल आइडेंटिकल यानी समान होती हैं या उनके गुण में अंतर दिखते हैं? क्या आपने सोचा है? जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता के जो बच्चे होते हैं उसमें आप सभी लोग देखते होंगे कुछ कैरेक्टर्स एकदम सेम होते हैं, कुछ चीज़ें एकदम सेम होती हैं, लेकिन कुछ क्या होती है, कुछ डिफ़र हो जाती है, अलग हो जाती हैं। ऐसा आप सभी लोग देखे होंगे। उसके बाद आपने कभी आश्चर्य किया है कि सिबलिंग्स यानी सगे कभी एक जैसे या फिर अलग अलग क्यों हो दिखते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट। ठीक है, फिर उस पर लिखा दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विथ साइंटिफिकली इन ए साइंटिफिकली, यानी जेनेटिक्स में अनेक क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस तथा वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं। ऐसा काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी हम बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ना और हिंदी बोलना दिक्कत होगा। देखते हैं, संतानें अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, पर कभी एक जैसे या फिर अलग अलग क्यों दिखते हैं? जेनेटिक्स में ऐसे अनेक क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मतलब जो हाथी होता है, हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है, कोई अन्य जीव क्यों नहीं होता? मैंगो है, मैंगो ही प्लांट क्यों तैयार करता है? और जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से बिल्कुल मिलते जुलते हैं या फिर कुछ अलग होते हैं या उनमें अंतर दिखते हैं? आपने कभी आश्चर्य किया है कि जो सगे होते हैं, सगे भाई बहन, वो कभी अलग होते हैं या कभी एक जैसे होते हैं? आखिर ये क्यों होते हैं? इन सभी चीज़ों का जेनेटिक्स में हम अध्ययन करेंगे, यानी जेनेटिक्स में अनेक क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस तथा वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा
कैरेक्टर्स माता पिता के संतानों ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजनी में जाते हैं, यह हेरिडिटी का आधार है। यानी हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जेनेटिक्स, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक आप सभी को मिल रहा होगा जेनेटिक्स, और एक है जेनेटिक्स के साथ साथ हेरिडेटरी या इनहेरिटेंस, दो चीज़ें हैं। यहाँ पर जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस दो चीज़ों पर बेहद ध्यान देना होगा। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हम हेरिडिटी भी कहते हैं, इसकी हिंदी होती है अनुवांशिकता या वंशागति। वंशागति या अनुवांशिकता, वंशागति या अनुवांशिकता होता क्या है? इसका डिफिनेशन, अनुवांशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। यानी ऐसे कैरेक्टर जो माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं, यह प्रक्रिया इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी कहलाती है। उसके बाद बात आती है वेरिएशंस की। वेरिएशंस या विभिन्नताएं क्या होती हैं? विभिन्नताएं क्या होती है? माता पिता तथा संतानों के जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनमें कुछ अंतर दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं, या उसी को कहते हैं विभिन्नताएं। फिर उसके बाद देखते हैं मनुष्य में 800 से 1000 BC पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट 800 to 1000 पूर्व यह पता लग चुका था कि वेरिएशंस का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा है। मनुष्य ने प्लांट्स तथा एनिमल्स की वाइल्ड पॉपुलेशन में पाई जाने वाली नेचुरल वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट किया तथा लाभदायक कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिम्स को सेलेक्ट कर ब्रीडिंग कराई और उनमें डिजायरेबल कैरेक्टर को प्राप्त किया। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल्स थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्टर वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन ऑफ ब्रीड्स। फिर लिया हुआ है ईजी एग्जाम्पली ग्रेसिया साहिवाल काउज इन पंजाब मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू एंसेस्टर्स न्यू about the inheritance characters and variations they had little idea about the scientific basis of the phenomena। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, जो एंसेस्ट्रल विल्ड काऊ थी, वाइल्ड काऊ यानी जंगली गाय थी, से हमने क्या किया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन तथा डोमेस्टिकेशन द्वारा अच्छी इंडियन ब्रीड प्राप्त कर ली। साहिवाल काऊ इन पंजाब, हमारे पूर्वजों को गुणों के अनुवांशिकता तथा वेरिएशंस के बारे में पता था, लेकिन उनको इन फिनोमिनन यानी घटनाओं का वैज्ञानिक आधार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। अब उसके बाद हम सभी लोग मेंडल्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ संकेताक्षर है उसे पढ़ेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अनुवांशिकी या जननिकी या जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाति एवं परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं तथा इनकी अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। परिभाषिक रूप से अनुवांशिक या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था 1905 में। अब उसके बाद थोड़ा सा मेंडल्स के लाइफ के बारे में देख लेते हैं। जो मेंडल्स थे, सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें मेंडल्स लॉ पढ़ना है। मेंडल्स ने एक तरह से जेनेटिक्स की नींव रखी थी, अपने नियमों के आधार पर जेनेटिक्स का एक तरह से जेनेटिक्स में जान फूंक दिया। तो थोड़ा सा हम मेंडल्स के बारे में देखते हैं कि मेंडल्स ने क्या क्या किया था और क्यों इस तरह के प्लांट्स मटर का ही सिलेक्शन किया था, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मेंडल थे, मेंडल ऑस्ट्रिया देश में रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में रहते थे, और ये क्या थे, वहाँ पर एक चर्च था और उस चर्च में ये पादरी थे क्रिस्टियन जॉन मेंडल। और ये क्या किए, मेंडल वहाँ पर अपने बागान में मटर के पौधे लगाए थे और मटर के पौधों पर ही इन्होंने क्या किया, शोध करना शुरू किया उनके कैरेक्टर्स के बारे में कि क्यों
नाटे हो बौने हो रहे हैं, क्यों लंबे हो रहे हैं पौधे, उनमें क्या कैरेक्टर हैं, क्या जा रहे हैं, उस पर इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, और जिसके कारण इन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये अनुवांशिकी की नींव डालने का काम किए हैं। वंशागति पर मेंडल की खोज का वर्णन एवं परिकल्पनाएं 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनन में छपी, परंतु दुर्भाग्यवश लगभग 34 वर्ष तक इन पर वैज्ञानिकों का ध्यान ही नहीं गया। फिर 1900 में जर्मनी में कार्ल कोरेंस, हॉलैंड में हुगो डी ब्रीज तथा ऑस्ट्रिया में एरिक वान सेरमैक का इन पर ध्यान गया, अर्थात इनकी पुनर्खोज हुई, यानी मेंडल्स के नियमों की पुनर्खोज इन्होंने किया। अब उसके बाद देखते हैं कि मेंडल की वंशागति में मेंडल ने मटर का उद्यान ही क्यों चयन किया। मेंडल ने 8 वर्षों में संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पाइसम सटाइवम को चुना, जिसके अनेक पौधे अन्य जातियां पौधों साथ साथ गिरजाघर में बगीचे में उगे हुए थे। उन्होंने मटर के पौधे ही चयन क्यों किया, इसका कारण देखते हैं। जो मटर फसल होता है वो एनुअल होता है, यानी बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है, और माप में भी ये पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इन्हें संभालना भी क्या होता है, आसान होता है। दूसरी चीज़, ये जो फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं, और उसके साथ साथ इनमें जो फ्लावर होता है वो क्लिस्टोगैमस होता है, यानी स्वपरागण होता है, पर परागण की कोई चांसेज नहीं होते। स्वपरागण द्वारा ही जनन होने रहने के कारण मटर के पौधों में किसी भी आबादी अनेक वंश परंपरागत अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं, और उसके बाद मटर के पौधे में पर परागण भी संभव होता है, यानी स्वपरागण तो अपने आप होता है, लेकिन पर परागण भी हम करा सकते हैं। फिर क्या था, मटर के पौधों का जो जीवन चक्र होता है कम अवधि में पूरा हो जाता है, और अधिकतर जेनेटिक्स में हम उन्हीं पौधों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं पौधों को लेते हैं या उन्हीं जीवों को लेते हैं जिनका लाइफ साइकिल कुछ समय में पूरा हो जाए, और इसीलिए प्लांट में हम मटर का, जब मेंडल ने मटर का उपयोग किया था, अन्य वैज्ञानिकों ने ड्रोसोफिला का यूज किया था, जिसका लाइफ साइकिल 1 सप्ताह होता है, ताकि आसानी से हम उनके कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकें। फिर लिखा हुआ है, आगे देखते हैं, मटर के, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, हम बोल रहे हैं मटर के पौधों का जीवन चक्र कम अवधि में पूरा होता है, इसीलिए इसका हम आसानी से जेनेटिक्स में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मटर के पौधों में बीज अंकुरण व पौधों की सामान्य वृद्धि व पुष्पन आदि के लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। अब उसके बाद वंश परंपरागत लक्षणों का चयन, सिलेक्शन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इस फ्लावर में आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कैरेक्टर्स दिया हुआ है, डोमिनेंट ट्रेट दिया हुआ है, रिसेसिव ट्रेट्स दिया हुआ है, यानी तुलनात्मक दृश्य रूप विभिन्नताएं लक्षण के आधार पे देखते हैं। इसमें उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अपने संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के चयन से ही मेंडल की दूरदर्शिता एवं वैज्ञानिक प्रतिभा सिद्ध होती है। उन्होंने इन प्रयोगों के लिए मटर के तुलनात्मक विभिन्नताओं यानी दृश्य रूपों वाले निम्नलिखित 7 वंश परंपरागत अनुवांशिकी लक्षणों का चयन किया, यानी 7 इन्होंने लक्षण लिया था, और उसके साथ साथ इनका प्रयोग भी जो था वो 8 वर्षों तक चला था। और इनके जो लक्षण थे, कौन कौन लक्षण पे लेकर के इन्होंने किया था, यहाँ सभी लोगों को दिख रहा फूलों का रंग, पहले इसमें दिया हुआ है सीड शेप यानी बीजों की आकृति। बीजों की आकृति में लिखा हुआ है गोल, जो राउंड है वो क्या था, डोमिनेंट था, प्रबल था, और उसके बाद झुर्रीदार क्या था, व्रिंकल, ये जो है रिसेसिव था। फिर सीड कलर बीजों का रंग, इसमें जो है पीला जो था वो क्या था, येलो डोमिनेंट था, और किस पे, ग्रीन पर, ग्रीन क्या था, रिसेसिव था। फिर उसके बाद फ्लावर कलर यानी फूलों का रंग, जिसमें बैगनी दिया हुआ वायलेट जो है डोमिनेंट था, वाइट क्या था, रिसेसिव था। पॉड शेप में दिया हुआ है, एक फुल दिया हुआ है, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड दिया हुआ है। यानी जो बीज का जो फली का आकृति था, यानी पॉड शेप,
उसमें एक क्या था, एक फूला हुआ था यानी फुल इन्फ्लेटेंड, और दूसरा क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी बीजों के बीच बीच में दबी हुई, यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी पॉड या फली का जो आकार था फूल वाला, या ये कह सकते हैं फूली हुई, प्रभावी थी किसके ऊपर, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड थी उसके ऊपर। फिर उसके बाद है पॉड कलर, ग्रीन वाला जो है डोमिनेंट था और येलो वाला क्या था, रिसेसिव था। फिर उसके बाद दिया है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में दो तरह के मटर थे, एक एक्जियल थे एक टर्मिनल थे। एक्जियल यानी एक जाइल से निकलने वाले थे और एक जो है क्या शीर्ष पे निकलने वाले प्लांट थे। और उसके बाद स्टेम हाइट, स्टेम हाइट सातवां इनका कैरेक्टर था, यानी जो प्लांट्स थे उसमें उसकी ऊंचाई। तो इसमें दो तरह के मटर थे, एक टाल था यानी लंबा था, दूसरा क्या था, ड्वार्फ था। ये 7 पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रैक्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर्स को लेकर के क्या किया था, मटर के पौधों पर अपना अध्ययन किया था। अब हम सभी लोग मेंडल के नियम पढ़ने से पहले जो संकेताक्षर हैं या टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद हम सभी लोग मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो हम सभी लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।